हेलो बच्चों, ये 11th क्लास की केमिस्ट्री का चौथा वीडियो है। इसके पहले 3 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं, तो अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा तो सबसे पहले वो वीडियो ज़रूर देख लें। तो चलिए, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट, यानी कि मोल अवधारणा। देखिए, सबसे पहले हम बात करें कि मोल होता क्या है। जैसे अगर दो वस्तुएं कोई दो वस्तु हो तो इसको हम एक जोड़ा बोल देते हैं, एक पेयर बोल देते हैं। अगर कुछ 12 वस्तुएं एक साथ रख दी जाएं तो उसे हम क्या बोलेंगे, कहेंगे एक दर्जन है। यानी एक दर्जन में एक फिक्स संख्या है 12 और एक जोड़ी में फिक्स संख्या है 2। तो वैसे ही कुछ संख्याएं फिक्स हैं जिनको हम एक मोल बोल देते हैं। वो संख्याएं कितनी हैं, जैसे 6.022137 इंटू 10⁻23। ठीक है, ये इतनी संख्या अगर किसी चीज़ की हो तो उसे हम एक मोल बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? एक मोल। अब इसको हम शॉर्टकट में 0.622 याद रखते हैं कि 0.622 इंटू 10⁻23। इतनी संख्या अगर किसी चीज़ की हो जाए तो उसे हम एक मोल बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? एक मोल। और इस संख्या को नाम दिया गया आवोगाद्रो संख्या, डिनोट कर देते हैं Na से। ये क्या है? आवोगाद्रो संख्या है। इतनी संख्या अगर किसी चीज़ की हो जाए तो उसे एक मोल कहा जाएगा। यानी इतने इलेक्ट्रॉन हो गए तो एक मोल हो जाएंगे, इतने अणु हो गए तो एक मोल अणु हो जाएंगे, इतने परमाणु हो गए तो एक मोल परमाणु हो जाएंगे। ठीक है, तो अब ये संख्या आया कहाँ से? ये संख्या आया कहाँ से? तो मोल का जो कॉन्सेप्ट पहली बार लाया था वो ओस्टवाल्ड ने प्रयोग किया था 1896 में। किसने किया था? ओस्टवाल्ड ने किया था 1896 में। ठीक है, मोल का प्रयोग किया था पहली बार। इसे एसआई यूनिट मान लिया गया मोल को 1967 में। इसको एसआई यूनिट मान लिया गया। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति जो होती है एसआई सिस्टम, उसमें इसको पहली बार मान्यता दी गई 1967 में। पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल होता है, जिसे 1967 में मान्यता दे दी गई एसआई पद्धति में। ठीक है, तो ये तो बात इतिहास की थी, उतना हमें कोई इससे ज़्यादा लेना देना नहीं है। अब बात करें कि एक मोल होता कितना है, तो किसी भी पदार्थ का एक मोल वह मात्रा होता है जिसमें उस पदार्थ के उतने ही कण उपस्थित हों जितने की कार्बन 12 के 12 ग्राम में कार्बन के परमाणुओं की संख्या होती है। यानी कार्बन 12 क्या है? कार्बन का एक समस्थानिक है। तो कार्बन 12 का हम टोटल 12 ग्राम ले लें, उसमें कार्बन के परमाणुओं की कुछ संख्या होगी, तो उतनी ही संख्या किसी पदार्थ के उतने ही कण जब किसी पदार्थ के हम ले लेते हैं तो वह उस पदार्थ का एक मोल बन जाता है। यानी किसी पदार्थ का एक मोल वह मात्रा है जिसमें उस पदार्थ के उतने ही कण उपस्थित होते हैं जितने की कार्बन 12 के 12 ग्राम में कार्बन के परमाणुओं की संख्या होती है। ठीक है, तो इसकी एक मोल की डिफिनीशन हो गई है, आप इसे नोट कर सकते हैं। चलिए, अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं। अब जो हमने अभी कहा था अवोगाद्रो संख्या, वो अभी इसी डिफिनीशन के आधार पे आएगा। तो चलिए क्या करते हैं हम पहले लेते हैं कि कार्बन 12 जो कार्बन का समस्थानिक है, इसका परमाणु द्रव्यमान क्या होता है। तो इसका परमाणु द्रव्यमान यानी कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है? 1.992648 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। ठीक है, ये कार्बन 12 का परमाणु द्रव्यमान है। अब देखिए, अगर हम कार्बन 12 की एक मोल परमाणु ले लें कि एक मोल परमाणुओं का द्रव्यमान कितना होगा? परमाणुओं का द्रव्यमान तो वो हो जाएगा 12 ग्राम। क्या हो जाएगा? 12 ग्राम। क्यों? क्योंकि अभी परिभाषा कहा गया कार्बन 12 के 12 ग्राम में परमाणुओं की जो संख्या होती है उसी को एक मोल माना गया है। कार्बन 12 के 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या को एक मोल माना गया है। तो कार्बन 12 के एक मोल परमाणुओं का द्रव्यमान कितना होगा? 12 ग्राम ही होगा।
तो अब 1 मोल कार्बन 12 में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, अब हम लोग निकाल सकते हैं। तो क्या निकालेंगे, अतः 1 मोल कार्बन 12 में परमाणुओं की संख्या, ठीक है, ये हम निकालना चाहते हैं। क्या निकालना, 1 मोल कार्बन 12 में परमाणुओं की संख्या निकालनी है। तो क्या करेंगे, 12 में हम लोग भाग दे देंगे, किससे, कार्बन 12 का जो परमाणु द्रव्यमान है उससे। तो कार्बन 12 का परमाणु द्रव्यमान कितना है, 1.99268 इंटू 10⁻⁻23। इससे क्या निकलेगा, 1 मोल कार्बन 12 में परमाणुओं की संख्या निकल जाएगी। ठीक है, देखिए 1 मोल का द्रव्यमान कितना है, 12 ग्राम, और एक परमाणु का द्रव्यमान कितना है, ये बड़ा सा जो लिखा है। तो 1 मोल में कितने परमाणुओं की संख्या होगी, तो क्या करना है, 12 ग्राम में इससे भाग दे देना है एक परमाणु के द्रव्यमान से। तो हमें निकल जाएगा कि 1 मोल में, 1 मोल कार्बन 12 में कितने परमाणु हैं। अब इसको हल करें, इसको सॉल्व करें, तो ये सॉल्व करने के बाद आएगा, जब इससे भाग देंगे 12 में 1.992648 से, तो आएगा 6.022137 इंटू 10⁻23 को ऊपर ले जाएंगे, माइनस का प्लस हो जाएगा, तो इतने परमाणु आ जाएंगे, जिसको सरल वे में आसान करने के लिए हम लिख सकते हैं 6.022 इंटू 10⁻23। तो 1 मोल कार्बन 12 में परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 6.022 इंटू 10⁻23। इसी संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, आवोगाद्रो संख्या बोल देते हैं। इसी को क्या बोल जाता है, आवोगाद्रो संख्या, जिसे Na से लिखते हैं। तो Na बराबर क्या हो जाएगा, 6.022 इंटू 10⁻23। ये 1 मोल कार्बन 12 में कार्बन के परमाणुओं की संख्या है। यानी किसी पदार्थ का भी 1 मोल होगा तो उसके कणों की संख्या, परमाणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या इतनी ही होगी, 6.022 इंटू 10⁻23 हो जाएगी। जैसे हमसे कहा गया 1 मोल सोडियम के परमाणुओं की संख्या, या 1 मोल सोडियम में परमाणुओं की संख्या इतनी ही होगी, 6.022 10⁻23। 1 मोल CO2 के अणुओं की संख्या इतनी ही होगी, 1 मोल H2O के अणुओं की संख्या इतनी होगी। ठीक है, परमाणु पूछेगा तो इतनी होगी, अणु पूछेगा तो इतनी होगी, अगर 1 मोल है तो। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि मोलों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे विभिन्न परिस्थितियों में। तो सबसे पहला जो हम लोग फार्मूला याद रखेंगे मोलों की संख्या निकालने के लिए, वो होता है मोल बराबर ग्राम में भार, यानी जो पदार्थ होगा उसका ग्राम में भार बता देगा, 10 ग्राम है, 20 ग्राम है, क्या है। तो ग्राम में द्रव्यमान या ग्राम में भार हमें पता होना चाहिए, ग्राम में मात्रा। चलिए मात्रा लिख लेते हैं, ग्राम में मात्रा, ठीक, बट्टे में होगा पदार्थ का ग्राम मोलर द्रव्यमान, पदार्थ का ग्राम मोलर द्रव्यमान। ठीक है, ये एक पहला सूत्र है। ग्राम मोलर द्रव्यमान का मतलब होता है 1 मोल का ग्राम में द्रव्यमान, यानी 1 मोल की जो ग्राम में मात्रा होगी, ग्राम में द्रव्यमान होगा, उसी को पदार्थ का मोलर द्रव्यमान कहते हैं। तो अगर मोलर द्रव्यमान दिया है तो मोलों की संख्या निकालने के लिए ग्राम में मात्रा में पदार्थ का ग्राम मोलर द्रव्यमान से भाग दे देंगे, मोलों की संख्या निकल जाएगी। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा, अगर परमाणु भार पता, यानी कोई परमाणु दे दिया जाए, उसके मोलों की संख्या पूछे, जैसे सोडियम दे दिया कि इतने ग्राम सोडियम में कितने मोल होंगे, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, ग्राम में मात्रा में भाग देंगे परमाणु भार से। किससे भाग देंगे, परमाणु भार से, यानी परमाणु के रूप में रहेगा तो परमाणु भार से देंगे। इसी तरह से अगर अणु भार है, यानी अणु दिया है, तो अणु जब दिए रहेंगे तो मोलों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, ग्राम में भार में भाग दे देंगे अणु भार से।
जैसे कह दिया 10 ग्राम H2O में कितने मोल होंगे, तो H2O अणु के रूप में है तो अणुभार से भाग दे देंगे। सोडियम परमाणु के रूप में था तो परमाणु भार से भाग दे देंगे। ठीक है, तो परमाणु दिया हो तो परमाणु भार, अणु दिया हो तो अणुभार। ये दोनों तरीके से हम मोल निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग एक दूसरी परिभाषा देखते हैं मोल की। दूसरी परिभाषा मोल की क्या है कि एक मोल किसी गैसीय पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें मानक ताप और दाब पर उसका आयतन 22.4 लीटर होता है। इसे मोलर आयतन भी कहा जाता है। क्या होगा, एक मोल किसी गैसीय पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें मानक ताप दाब पर उसका आयतन 22.4 लीटर होता है। नहीं कह सकते हैं कि मानक ताप और दाब पर एक मोल गैस का आयतन 22.4 लीटर होता है। इसे हम क्या कहते हैं, मोलर आयतन कहते हैं। चलिए यहाँ से भी हम कुछ फार्मूले बना सकते हैं। जैसे क्या हो जाएगा कि 6.022 इंटू 10⁻23 कणों का आयतन पूछा जाए हमसे तो हम क्या बोलेंगे, कणों का आयतन कितना हो जाएगा 22.4 लीटर, क्योंकि अभी कहा गया मानक ताप और दाब पर एक मोल गैस का आयतन 22.4 लीटर होता है। तो ये जो संख्या लिखी अवोगाद्रो संख्या, अगर इतने कण ले लिए गए गैस के तो एक मोल हो जाएगा वो, और एक मोल का आयतन कितना होता है 22.4 लीटर। ये मानक ताप और दाब पर है। किस पर, मानक ताप व दाब पर। ठीक है, ये जो भी हम लिख रहे हैं मानक ताप और दाब कंडीशन में है। अब एक कण का आयतन पूछा जाए तब क्या कहेंगे, एक कण का आयतन यानी गैस के एक कण का आयतन, वो भी कब, मानक ताप और दाब पर। तो क्या हो जाएगा, इतने कणों का आयतन पता है, एक कण का निकालना तो इतने से भाग दे देंगे, तो 22.4 लीटर में भाग दे देंगे 6.022 इंटू 10⁻23 से, लीटर में आ जाएगा ये। ठीक है, तो इस तरह से एक कण का आयतन क्या हो जाएगा 22.4 बटे 6.022 इंटू 10⁻23 लीटर, मानक ताप दाब पर किसी गैस के एक कण का आयतन है। दो कण का आयतन पूछेगा 2 से गुणा कर देंगे, तीन कण का पूछेगा 3 से गुणा कर देंगे, चार का पूछेगा 4 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो अब कभी भी किसी भी गैस का एक कण का आयतन, दो कण का आयतन, जितने भी कणों का आयतन पूछेगा 22.4 बटे 6.022 × 10⁻23 लीटर में क्या करेंगे, उतने से गुणा कर देंगे जितने कण का आयतन पूछेगा। तो इसका हम लोग क्वेश्चन में प्रयोग कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि मोल कॉन्सेप्ट का क्या महत्व है, कुछ इंपॉर्टेंस है, उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। चलिए क्या क्या हम समझने वाले हैं कि अगर मोल की संख्या दी गई है, मोलों की संख्या दी गई है, उससे हम दूसरी चीज़ों में कैसे बदल सकते हैं। जैसे मोल की संख्या को अगर ग्राम में द्रव्यमान में बदलना है, मतलब मोलों की संख्या से द्रव्यमान पता करना, वो भी ग्राम में, तो हम क्या करेंगे, मोलर द्रव्यमान से गुणा कर देंगे। किसमें, मोल की संख्या में, मोलर द्रव्यमान से गुणा कर देंगे तो हमारा ग्राम में द्रव्यमान निकल जाएगा। या अगर परमाणु है तो उसके परमाणु भार से गुणा कर देंगे, अणु है तो अणुभार से गुणा कर देंगे, तब भी आ जाएगा। इसका उल्टा करना है, ग्राम में द्रव्यमान दिया हुआ है, हमें मोलों की संख्या निकालनी है, तो क्या करेंगे, मोलर द्रव्यमान से भाग दे देंगे। अगर परमाणु दिया है तो परमाणु भार से भाग कर सकते हैं, अणु दिया है तो अणुभार से भाग कर सकते हैं। अभी पीछे सूत्र बताया भी गया था। ठीक है, इस तरह से बदल सकते हैं हम लोग। फिर मोलों की संख्या से कणों की संख्या निकालनी है अगर, तो अवोगाद्रो संख्या से गुणा कर देंगे, क्योंकि एक मोल में कणों की संख्या अवोगाद्रो संख्या के बराबर होती है। तो जितने भी मोल दिए जाएंगे उससे कणों की संख्या पूछेगी, अवोगाद्रो संख्या से गुणा कर देंगे। अगर कणों की संख्या से मोल की संख्या बनानी है, पता करनी है, तो अवोगाद्रो संख्या से भाग करना पड़ेगा। चलिए इधर आते हैं नीचे, मोलों की संख्या से अगर आयतन निकालना है लीटर में, वो भी कब मानक ताप दाब की परिस्थिति में। कब निकालना है, मानक ताप व दाब पर। ये कंडीशन फिक्स है, इसी पे निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। किससे भाग करना, किससे गुणा करना पड़ेगा, 22.4 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि हमने पढ़ा एक मोल का जो आयतन होता है 22.4 लीटर होता है।
तो आयतन मोलों की संख्या को आयतन में बदलने के लिए 22.4 से गुणा कर देंगे। इसका उल्टा करना होगा तो क्या करेंगे, 22.4 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो ये हमारा कुछ मोल कॉन्सेप्ट का क्या था, इंपॉर्टेंस था, महत्व था, जो हम एक दूसरे मोल की संख्या को दूसरे में ग्राम में द्रव्यमान, कणों की संख्या और आयतन निकालने के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग मोल अवधारणा पर आधारित, मोल कॉन्सेप्ट पर आधारित कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ 22.4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कितने मोल होंगे। 22.4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कितने मोल होंगे, यानी यहाँ पर ग्राम में मात्रा दी गई है कार्बन डाइऑक्साइड की, हमें मोल में बदलना है। तो सबसे पहले हम क्या करें, कार्बन डाइऑक्साइड का अणुभार निकाल लें। सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, पहले कार्बन डाइऑक्साइड का अणुभार निकालेंगे। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का अणुभार निकालना है। तो कार्बन का परमाणु भार कितना होता है, 12 होता है। ऑक्सीजन का 16 होता है, O2 यानी 2 16 है, तो 16 दूनी 32, तो 32 12 44, यानी जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है उसका अणुभार कितना हो गया, 44 हो गया। अब मोलों की संख्या का जो हमने फार्मूला बताया कि अगर अणु के रूप में है तो हम क्या लिखेंगे, ग्राम में मात्रा बट्टे अणुभार से की सहायता से लगा लेंगे। तो ग्राम में मात्रा बटे अणुभार, इस सूत्र का प्रयोग कर लेंगे। ग्राम में मात्रा कितना दिया है, दिया है 22.4 ग्राम, और अणुभार कितना आया 44, तो 22.4 में 44 से भाग देंगे। ठीक है, तो ये 1/20 आएगा। इसको सरल करेंगे तो 0.05 आ जाएगा, मोल आ जाएगा ये। तो इस तरह से मोलों की संख्या हम लोग निकाल लेंगे इसकी। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। पानी की एक बूंद का द्रव्यमान 0.05 ग्राम है, इसमें उपस्थित अणुओं की संख्या बताइए। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करें, अणुभार देख लें पानी का क्या होगा। पानी का अणुभार निकाल लेते हैं। पानी का सूत्र है H2O, तो हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, 2 हाइड्रोजन के लिए 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 16 और 2 18, यानी पानी का अणुभार हो गया 18। फिर हम सूत्र लगाएंगे, मोलों की संख्या बराबर ग्राम में मात्रा बटे अणुभार, क्योंकि पानी अणु के रूप में है, H2O अणु के रूप में है तो अणुभार लिखेंगे। चलिए ग्राम में मात्रा कितना दिया है, तो दिया 0.05 ग्राम। अणुभार पानी का कितना हो गया 18, तो 18 रखेंगे। अब ये भाग करेंगे तो आएगा 0.002777 ऐसे आता जाएगा। इसको हम नियर अबाउट में लिखेंगे 0.028। ठीक है, ये हमारी मोलों की संख्या हो गई, यानी पानी का जो एक बूंद है उसमें मोलों की संख्या इतनी हो जाएगी। ठीक है, 1 मोल अणु हो जाएंगे, चूँकि अणु के रूप में निकाला गया है तो इतने मोल अणु होंगे। ठीक है, इतने मोल अणु, इन अणुओं के मोलों की संख्या हो गई। ठीक है, ये क्या हो गया, पानी के अणुओं के मोलों की संख्या। तो अणुओं की संख्या में निकालना है। क्या पूछा क्वेश्चन में, इसमें उपस्थित अणुओं की संख्या बताइए। तो ये तो मोलों के रूप में है, अब इसको संख्या के रूप में निकालेंगे। तो अणुओं की संख्या कैसे निकालेंगे, देखें 1 मोल अणुओं की संख्या कितनी होगी, अवोगाद्रो संख्या के बराबर, और तब 0.0028 मोल की संख्या कितनी होगी, अवोगाद्रो संख्या से गुणा कर देंगे। तो 0.0028 इतने मोल हैं। 1 मोल में अणुओं की संख्या अवोगाद्रो संख्या के बराबर होता है, तो अवोगाद्रो संख्या से गुणा कर देंगे तो अणुओं की संख्या निकल जाएगी। अब 0.0028 इंटू अवोगाद्रो संख्या क्या होती है, 6.022 इंटू 10⁻23। इसको सरल करिए, मल्टीप्लाई करिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे आएगा लगभग 0.0167 इंटू 10⁻23। इसमें दशमलव को 1 अंक पे लाएँ तो 2 अंक खिसकाना पड़ेगा, तो 1.67 इंटू इसमें से 100 निकल गया तो 10⁻21। इतने अणु हो जाएंगे, यानी पानी की जो एक बूंद है उसमें पानी के अणुओं की संख्या 1.67 इंटू 10⁻21 होगी। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं
कि 20 ग्राम, ये ग्लूकास लिखा है, इसको ग्लूकोज कर लीजिए, गलत हो गया है। 20 ग्राम ग्लूकोज में मोलों की संख्या बताइए कि 20 ग्राम ग्लूकोज में कितने मोलों की संख्या होगी। तो मोलों की संख्या निकालने का फिर से वही तरीका, ग्राम में मात्रा बटे अणुभार, अणु के रूप में है तो अणुभार, परमाणु दिया रहा था तो परमाणु भार। तो ग्राम में मात्रा कितना दिया है, 20 ग्राम। अब अणुभार चाहिए ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6, इसका अणुभार निकालना है। कार्बन का होता है 12, तो 12 छक्का 72। हाइड्रोजन का 1 होता है तो 12 का नम 12। ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 छक्का 96। दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना आएगा, 6 2 8 2 10, 9 1 10 17 18, 180 आ गया, 180 आ गया। तो बटे 180, 0 से 0 कट गया, 2 9 18, 1/9, 1/9, इसमें भाग करेंगे 9 से 1 में तो 0.011 मोल आएगा। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन और इसको भी कर लेते हैं कि 5.75 ग्राम सोडियम में मोलों की संख्या बताइए। फिर से वही, मोलों की संख्या बराबर ग्राम में मात्रा बटे, अब इस बार सोडियम है, परमाणु है, तो क्या लिखेंगे, परमाणु भार। सोडियम परमाणु के रूप में रहता, अणु के रूप में रहता नहीं है, तो परमाणु भार से भाग देंगे। ग्राम में मात्रा 5.75, सोडियम का परमाणु भार कितना होता है 23, ये याद रखना पड़ेगा किसका परमाणु भार कितना होता है। तो सोडियम का 23, 5.75 में 23 से भाग देंगे तो आएगा 0.25 मोल। ठीक है, 0.25 मोल। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मानक ताप व दाब पर गैस के 94.5 ml आयतन का द्रव्यमान 0.2231 ग्राम है, तो गैस का अणुभार ज्ञात करें। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम क्या करें कि इसमें हम मोलों की संख्या निकाल सकते हैं। मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे, हमने पढ़ा है कि 1 मोल गैस का आयतन 22.4 लीटर होता है मानक ताप दाब पर। 1 मोल गैस का आयतन 22.4 लीटर होता है। तो 94.5 ml आयतन दिया, इसमें मोलों की संख्या पता करना है। तो जितना भी आयतन दिया उस आयतन में 1 मोल के आयतन से भाग दे देंगे, मतलब 22.4 लीटर से भाग दे देंगे तो मोलों की संख्या निकल जाएगी। अब चूंकि 22.4 वो लीटर में होता है और 94.5 ml में, तो पहले इसको हम लीटर में बदलेंगे। पहले क्या करेंगे, लीटर में बदल देंगे। तो ऐसे बदल देते हैं, गैस का आयतन बराबर 94.5 ml, इसको बदलना है लीटर में। और 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, तो इसमें 1000 से भाग देना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 94.5 गुणे 10 पे घात -3, क्योंकि भाग दे रहे हैं। 1000 से भाग दिया, 10 पे घात -3 हो गया। ये हो गया, अब लीटर में हो गया ये। तो गैस का आयतन में लीटर में मिल गया। तो अब मोलों की संख्या क्या हो जाएगी, गैस के मोलों की संख्या n बराबर इस पूरे आयतन में 94.5 गुणे 10 पर घात -3 में भाग दे देंगे 22.4 लीटर से। तो इसको भाग करेंगे तो आएगा 4.21875। आप चाहें तो 2 अंक 3 अंक तक लिख सकते हैं आसान करने के लिए, इंटू 10 टू द पावर -3। 94.5 में 22.4 से भाग दिया तो इतना आएगा। तो ये मोलों की संख्या हो गई। अब मोलों की संख्या से हम लोग क्या, जो मोलों की संख्या निकालने का तरीका है ग्राम में मात्रा बटे अणुभार, उसकी सहायता से हम लोग अणुभार निकाल सकते हैं। तो क्या सूत्र लगाएंगे, मोलों की संख्या बराबर ग्राम में मात्रा बटे अणुभार। यहाँ ग्राम में मात्रा क्वेश्चन में दिया है कि 0.2231 ग्राम है, मोलों की संख्या हमने निकाल ली। तो अणुभार बराबर क्या हो जाएगा,
अणुभार बराबर हो जाएगा, तिरछा गुणा करेंगे, एन को इधर ला देंगे, तो ग्राम में मात्रा बटे मोलों की संख्या। अब मान रख दें तो ग्राम में मात्रा है 0.2231 और मोलों की संख्या आ गया 4.218, 3 अंक तक लिख लेते हैं, गुणे 10⁻³ 3 अंक तक, 2 अंक तक, जैसा चाहें वैसा लिख सकते हैं। चलिए अब भाग देंगे 0.2231 में 4.218 से, इसको भाग करेंगे तो आएगा 0.05289 इंटू 10⁻³ क्या है 3 है। एक चीज, हाँ ये गलत हो गया, ये 10⁻³ नीचे था, ऊपर जाएगा तो 10⁻³ हो जाएगा, ठीक है, ये 10⁻³ रहेगा, नीचे था तो -3, ऊपर ले जाके लिखा तो +3 कर देंगे। अब इसको अगर थोड़ा और सरल करें तो 10⁻³ मतलब 1000, 1000 से गुणा करेंगे, 0.3 अंक दाएं तरफ खिसकेगा तो हो जाएगा 52.89, जिसको लगभग हम 52.9 लिख सकते हैं, या नियर अबाउट हम इसको सीधे सीधे अब 53 बोल सकते हैं, ठीक है। तो जो अणुभार होगा वो कितना आ जाएगा, 53 आ जाएगा, 53 आ जाएगा। चलिए अब एक क्वेश्चन और हम लोग कर लेते हैं, इसके साथ ये वीडियो समाप्त करेंगे कि मरकरी का घनत्व 13.6 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है, 1 लीटर धातु में मोलों की संख्या ज्ञात करें। क्या दे दिया हमें, मरकरी का घनत्व दिया है और 1 लीटर में उसके मोलों की संख्या पूछ रहा है। तो मोलों की संख्या निकालने के लिए हमें ग्राम में मात्रा पता होना चाहिए, यानी द्रव्यमान पता होना चाहिए। घनत्व दिया है, आयतन दिया है, तो हम क्या करेंगे, द्रव्यमान निकाल लेंगे। तो सूत्र का हम जो प्रयोग करेंगे वो है घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। कक्षा 8 की फिजिक्स में, साइंस में पढ़े हैं आप लोग, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। मैथ में भी पढ़ाया जाता है, साइंस में भी पढ़ाया जाता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। तो घनत्व कितना है, 13.6, लेकिन ध्यान देना कि मात्रक क्या क्या है, यहाँ ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर में है और आयतन लीटर में है, तो घनत्व को भी हमें किस में बदलना पड़ेगा, यहाँ लीटर लाना पड़ेगा। तो कैसे, इसको पहले बदलना पड़ेगा हमें। तो कैसे बदलेंगे, देखिए इसके बदलने के लिए हमें कुछ फार्मूले याद होने चाहिए। जैसे अगर 1000 लीटर हो तो ये 1 घन मीटर के बराबर होता है, ठीक है, 1 घन मीटर में 1000 लीटर होता है। तो अगर मीटर को, घन मीटर को बदलें अगर घन सेंटीमीटर में, तो 1 घन मीटर में 10⁻6 घन सेंटीमीटर होता है। ये बराबर हो जाएगा 1000 लीटर। तो 1000 लीटर बराबर हो गया 10⁻6 घन सेंटीमीटर। तो 1 लीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब इस 1000 से ला के इधर डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे, तो 10⁻6 और 1000 का मतलब होता है 10⁻3, तो 3 घात कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 10⁻3, यानी 1000 घन सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर होता है, इसको याद कर लें, 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पर जो आयतन दिया था मरकरी का वो 1 लीटर दिया हुआ था, तो अब आयतन को हम लोग क्या करेंगे, 1 लीटर के जगह पे 10⁻3 घन सेंटीमीटर लिख सकते हैं। तो घनत्व तो चूँकि घन सेंटीमीटर में दिया, ग्राम घन सेंटीमीटर में, तो 13.6 घनत्व हो गया। और द्रव्यमान को लिखेंगे, द्रव्यमान निकालना है तो द्रव्यमान और बटे आयतन के जगह पे क्या लिखेंगे, अब 1 लीटर के जगह पे 1000 घन सेंटीमीटर रख देंगे। इससे क्या होगा, द्रव्यमान हमारा ग्राम में आ जाएगा। तो द्रव्यमान, मरकरी का द्रव्यमान ग्राम में आ गया कितना, 13.6 इंटू 1000, 13.6 इंटू 1000। अब ये किस में आ गया, ग्राम में आ गया। इसका गुणा कर सकते हैं, 1000 से गुणा करेंगे, 0.3 अंक दाईं तरफ ले जाएंगे, एक ही अंक है, 2 जीरो बढ़ा देंगे, तो 13600 ग्राम। तो ये द्रव्यमान आ गया 13600 ग्राम। अब हम मोलों की संख्या निकाल सकते हैं। तो मोलों की संख्या n बराबर द्रव्यमान, वो भी किस में, ग्राम में, यानी ग्राम में द्रव्यमान, बटे अगर परमाणु है तो परमाणु भार, अणु है तो अणु भार।
तो यहाँ मरकरी क्या है, परमाणु के रूप में है, तो क्या लिखेंगे इसका, परमाणु भार। ठीक है, मरकरी का परमाणु भार लिखेंगे। तो ग्राम में भार कितना है, 13600, और परमाणु भार इसका होता है 200। कितना होता है, मरकरी का 200 होता है। तो 20 से 20 कैंसिल, 136/2 भाग करेंगे 68 आ जाएगा, यानी मोलों की संख्या 68 आ जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो को देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।